नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। दिस इज सौरभ सोलंकी एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ 9 दिसंबर 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और सबसे पहले देख लेते हैं कि आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करना है। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बी आर अम्बेडकर के बारे में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे तरु ट्राइब के से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिफेंट कॉरिडोर इन उड़ीसा से रिलेटेड, और लास्ट में डिस्कशन होगा वक्फ बोर्ड इन जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये डिस्कशन। और उससे पहले अगर आप में से किसी को भी इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स चाहिए तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर और सबसे पहले डिस्कस करते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कशन किया था, लेकिन वहां पर डिस्कशन पूरा नहीं हो पाया था। आज हम डिस्कशन जो है वो पूरा करेंगे और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट बातों को यहां पर देखेंगे। न्यूज़ में क्यों आए थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? हाल फिलहाल में ही हमने इनकी डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है 6 दिसंबर को। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो इनका डेट ऑफ बर्थ, इनका जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ था। महू, जो कि एट प्रेजेंट मध्य प्रदेश में आता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। उस समय ये सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, ब्रीफ प्रोफाइल के बारे में जाने इनके बारे में, तो डॉक्टर अम्बेडकर जो है एक सोशल रिफॉर्मर थे। आपको पता ही होगा इन्होंने जो डाउन ट्रोडन सोसाइटी के जो लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। एक जूरिस्ट थे, ठीक है ना, इकोनॉमिस्ट थे, ऑथर थे, बहुत सारी बुक्स और न्यूज़पेपर मैगजीन्स वगैरह इन्होंने लिखी हैं। वहाँ पर ये एडिटर भी रहे। ठीक है, पॉलीग्लॉट थे, यानी कि बहुत सारी लैंग्वेज के ये जानकार थे। ठीक है, इसके साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे रिलीजन की स्टडी की थी और उसकी अच्छी बुरी बातों को लोगों के सामने रखा भी था इन्होंने। ये इंडिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको कोलंबिया यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिली थी। 1916 में इन्होंने वहां से डिग्री प्राप्त की थी। ऑलराइट, उसके बाद इन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है और इंडिपेंडेंट इंडिया के ये फर्स्ट लॉ मिनिस्टर भी रहे थे। इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था मूक नायक। 1920 में ये न्यूज़पेपर पब्लिश होता था और इस न्यूज़पेपर का मेन जो फोकस हुआ करता था वो हुआ करता था दलित पॉलिटिक्स को आगे लेके आना और जो दलित के साथ बुरा हुआ है उन बुराइयों को दूर करना। ठीक है, इसके साथ ही साथ एक सभा की भी इन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत की थी जिसका नाम था बहिष्कृत हितकर्णी सभा। ठीक है ना, एक ये मूवमेंट की शुरुआत की थी 1923 में। मकसद यही था जो ड्राइन ट्रोडन सोसाइटी के लोग हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करना, उनके कल्चर को प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, उसके बाद इन्हें अपॉइंट किया गया था बॉम्बे प्रेसिडेंसी कमेटी में वर्क करने के लिए साइमन कमीशन के साथ 1925 में। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड जिस बात को आपको याद रखना है वो है महत सत्याग्रह इन मार्च 27। इसकी भी शुरुआत इन्होंने की थी। और जो रिग्रेसिव कस्टम्स हैं हिंदू ट्रेडिशंस के, ठीक है ना, फॉर एग्जाम्पल कास्ट कल्चर, इस कल्चर को इन्होंने बंद करने की मांग की थी। ठीक है, इसके बाद एक मूवमेंट की शुरुआत और की थी इन्होंने जिसका नाम था कलराम टेम्पल मूवमेंट 1930। इस मूवमेंट का जो मकसद, इसको दलित मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसमें हुआ यह था कि जो दलित सोसाइटी के लोग हैं उनको अलाउ नहीं किया जाता है टेम्पल प्रेमाइसेस में एंटर करने के लिए। ठीक है, आपको मंदिर के अंदर एंटर नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या किया जाता है, इस प्रथा को हटाने के लिए, बंद करने के लिए कलराम टेम्पल मूवमेंट की शुरुआत की गई थी। आपको पता होगा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिटिश और इंडियन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उन सारी पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। ठीक है, उनमें से जो तीनों टेबल कॉन्फ्रेंस हैं उनमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, कांग्रेस ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया था और कांग्रेस को रिप्रेजेंट किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद 1932 में क्या हुआ था, उन्होंने पूना पैक्ट साइन किया था महात्मा गांधी के साथ। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो अंग्रेजों ने एक कम्युनल अवार्ड दिया था। ठीक है, इस कम्युनल अवार्ड में क्या किया गया था, सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था डिप्रेस्ड क्लासेस को। डिप्रेस्ड क्लासेस जो बहुत ज़्यादा
लोअर वर्ग में आती है, जिन्हें हम क्या बोल सकते हैं, शूद्र बोल सकते हैं, ठीक है, उस टाइम पे कास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उनके लिए क्या किया गया था, अलग से सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड किया गया था। तो महात्मा गांधी इससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे सेपरेट इलेक्टोरेट के साथ, ठीक है, और वो अनशन पर बैठ गए थे। उस समय महात्मा गांधी जो है वो पूना में जेल में बंद थे, ठीक है, उनको जेल हुई थी महात्मा गांधी को। तो महात्मा गांधी जेल के अंदर ही अनशन पर बैठ गए। तो फिर सारे कांग्रेस के जितने भी लोग थे उन्होंने भीमराव अंबेडकर को समझाया कि ये जो कम्युनल अवार्ड दिया गया है इसको आप वापस कर दें, इसको आप मांगने की कोशिश ना करें सरकार से। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उनकी बात मानते हैं और महात्मा गांधी के साथ जाते हैं और महात्मा गांधी के साथ बात करते हैं और एक पूना पैक्ट साइन करते हैं, ठीक है। इस पूना पैक्ट से रिजल्ट ये निकला कि कम्युनल अवार्ड यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट को तो छोड़ दिया गया, लेकिन जो डिप्रेस सोसाइटी के लोग हैं उनके लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर दिया गया प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, ठीक है ना। उनके लिए कुछ सीटें जो हैं वो रिजर्व करके रख दी गई। ऑलराइट, इसके बाद वो बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने भी गए, वहां से एमएलए रहे ये। उसके बाद ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड रहे, चेयरमैन थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के, जिसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। इसके बाद इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर रहे, फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट इंडिया में। उसके बाद इन्होंने रिजाइन कर दिया था अपनी लॉ मिनिस्टर की पोस्ट से। सरकार और इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स थे हिंदू कोड बिल को लेकर, तो इन्होंने अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को देखते हुए रिजाइन कर दिया 1951 में। उसके बाद 1956 में इन्होंने जुडिज्म को अपना लिया, ठीक है ना, ये बुद्धिस्ट बन गए। उसके बाद इनकी डेथ हो जाती है 6 दिसंबर 1956 को। बाद में आगे चलकर इनकी डेथ के बाद इन्हें भारत रत्न दिया जाता है 1990 में, माफ कीजिएगा। ऑलराइट, उसके बाद एक चैत्य भूमि मेमोरियल बना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से, जो कि कहां पर है, दादर मुंबई में लोकेटेड है। ऑलराइट, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर मूक नायक के बारे में हम देख चुके हैं, जो 1920 में पब्लिश हुआ करता था। इसके बाद एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, ये भी इन्होंने लिखी है। द अनटचेबल्स, बुद्धा और कार्ल मार्क्स, इसके बारे में भी लिखा है। द बुद्धा एंड हिज धम्मा, ये इन सारी ये किताबें इन्होंने लिखी हैं, ठीक है। उसके बाद कोट थे इनके, कुछ फेमस कोट्स आप देख सकते हैं। इनको वीडियो को पॉज करके इन कोट्स को पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं आप यूज कर सकते हैं इन कोट्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि तरु ट्राइबल से रिलेटेड है। तरु ट्राइब्स, सबसे पहले तो ये ट्राइब्स जो हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, तो देखिए नेपाल के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं जो कि यूपी से लगते हैं, वहाँ पर ये ट्राइब पाई जाती है, वहाँ पर ये लोग रहते हैं वहाँ के, ठीक है। जो आपके लोअर शिवालिक वाला एरिया है उसे हम कह सकते हैं, वहाँ पर ये रहते हैं। ऑलराइट, अब रिसेंटली न्यूज़ में क्यों आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने क्या किया है, वो जिन विलेजेस में, जिन डिस्ट्रिक्ट में तरु ट्राइब्स के लोग पाए जाते हैं, उन डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने का काम कर रहा है, कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है, ताकि यहाँ के लोगों तक जो नॉर्मल सुविधाएं होती हैं, जो स्कीम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशन वगैरह, सैनिटेशन वगैरह की फैसिलिटीज़ यहाँ तक प्रोवाइड की जा चुकी हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं तरु ट्राइब से रिलेटेड। तरु जो शब्द है वो शतवीर से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है तेरावड़ा बुद्धिज्म के फॉलोअर्स, ठीक है ना। एक अलग से सेक्ट होता है बुद्धिज्म का, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसके फॉलोअर इसका मतलब होता है, ठीक है, तरु का मतलब। अगर इनकी हैबिटेट की बात करें तो मैं आपको बता चुका हूं, जो शिवालिक वाला रीजन है या फिर लोअर हिमालयस वाला रीजन है, वहां पर ये रहते हैं। कहाँ पर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार वाले एरियाज में। उसके बाद फिर शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अंदर रिकॉग्नाइज किए गए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार में। इनका जो मेन ऑक्यूपेशन है मेनली फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं और एग्रीकल्चर। इसके बाद कल्चर की अगर हम बात करें तो बहुत सारे डायलेक्ट से बोलते हैं तरु, और भी अदर जो लैंग्वेजेस हैं, हिंदी, उर्दू, अवधी वगैरह बोली जाती है इनके द्वारा। लॉर्ड शिवा की वर्शिप करते हैं, ये नारायण के रूप में उनको मानते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो वुमेन्स का स्टेटस है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है ना, यानी कि जो प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह हैं वुमेन्स को यहाँ पर दिए जाते हैं। चलिए अब अगला आर्टिकल डिस्कस करते हैं, मतलब इसी आर्टिकल का पार्ट है, अगला टॉपिक है तेरावड़ा बुद्धिज्म के बारे में। देखिए जो आपकी सदर्न कंट्रीज हैं, श्रीलंका, कंबोडिया, थाईलैंड, लाओस, म्यांमार, वहां पर इस रिलीजन को बहुत ज़्यादा माना जाता है। इसी कारण इस रिलीजन को सदर्न बुद्धिज्म के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। बुद्धिज्म का ये सेक्ट है एक। इसके बाद इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है डॉक्ट्राइन ऑफ एल्डर्स, यानी कि जो सीनियर बुद्धिस्ट मॉन्क हैं उनकी डॉक्ट्राइन के नाम से इसको जाना जाता है।
स्कूल, इस स्कूल के जो लोग हैं यानी कि तेरावड़ा बुद्धिज्म के जो लोग हैं वो ये बात मानते हैं कि इनकी जो टीचिंग है वो क्लोजेस्ट है ओरिजिनल बुद्धा की टीचिंग से, ठीक है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो ट्रूली बिलीव करते हैं उन चीज़ों में। फॉर एग्जाम्पल जो बुद्धा की टीचिंग थी ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करती थी, यानी कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क थे उनको किसी भी चीज़ की परमिशन नहीं दी गई थी। फॉर आप ना ही कोई प्रॉपर्टी वगैरह होल्ड कर सकते हैं, आपको ना ही किसी से कोई भिक्षा वगैरह लेनी है, ठीक है ना। प्लेजरस लाइफ को आपको पूरी तरह से गिव अप कर देना है, ठीक है। वुमेन्स वगैरह आपको होल्ड नहीं करनी है। ये सारी चीज़ें जो है फॉरबिड की गई थी बुद्धा के द्वारा। इन चीज़ों को ये नहीं मानते हैं, बट इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन क्या करते हैं, दूसरों को मोटिवेट करते हैं और कोशिश करते हैं ताकि उनको जो ट्रुथ है, ओरिजिनल ट्रुथ है, उसकी बात समझा सकें ये, ठीक है। फोकस किस चीज पे रहता है इनका, सेल्फ अटेनमेंट, यानी कि सेल्फ लिबराइजेशन थ्रू वंस ओन एफर्ट। आप खुद से ही अटेनमेंट की तरफ, लिबरेशन की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। इसके लिए यूज किया जाता है मेडिटेशन का बहुत ज्यादा, ठीक है ना। मेडिटेशन को एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है। लोगों को बोला जाता है कि आप मेडिटेट करें, यानी कि ध्यान लगाएं ईश्वर के प्रति, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है एलिफेंट कॉरिडोर इन उड़ीसा से रिलेटेड। देखिए होता क्या है, यहां पर मान लीजिए दो जंगल है, इन दो जंगल के एरियाज के बीच में कोई रोड आता है, ठीक है ना, या फिर कोई फॉर एग्जांपल रेलवे ट्रैक आता है। तो क्या होता है, जो एलिफेंट्स वगैरह हैं वो इस एरिया को क्रॉस कर रहे होते हैं, वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर वो जा रहे होते हैं। लेकिन क्या होता है, इस रोड को या फिर रेलवे ट्रैक को क्रॉस करते समय उनका एक्सीडेंट हो जाता है और उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखते हुए एलिफेंट कॉरिडोर को इस्टेब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि ये जो बीच में इनके ऐसा कोई रीजन है, कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन है, उस रीजन को एलिमिनेट करने की कोशिश की जा रही है ताकि एलिफेंट्स को ऐसी कोई सिचुएशन से क्रॉस होकर जाना ही ना पड़े। तो रिसेंटली नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में भी क्या किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट को डायरेक्शंस दिए हैं कि आप प्रिपेयर करें एक्शन प्लान को, कि आप अपने एलिफेंट कॉरिडोर जो 14 कॉरिडोर बनने हैं उड़ीसा में, किस प्रकार से आप बनाएंगे, ठीक है। तो एलिफेंट कॉरिडोर के बारे में आपको समझा चुका हूं। एक ये नैरो पास होता है जहां से दो ऐसे रीजन जहां पर एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं, उन दो रीजन को कनेक्ट किया जाए, ठीक है। एट प्रेजेंट 88 एलिफेंट कॉरिडोर्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। इसके बाद एलिफेंट्स के बारे में अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करें तो एलिफेंट्स आर द कीस्टोन स्पीशीज, ठीक है। देयर आर 3 सब स्पीशीज, इनकी 3 स्पीशीज हैं। सबसे एशियन एलिफेंट्स की, द इंडियन, सुमात्रन एलिफेंट एंड श्रीलंकन एलिफेंट्स, ठीक है। इंडियन एलिफेंट्स हैव द वाइडेस्ट रेंज एंड अकाउंट्स फॉर द मेजॉरिटी ऑफ द रिमेनिंग एलिफेंट्स ऑन द कॉन्टिनेंट। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यानी कि इंडियन एलिफेंट जो है वो सबसे ज़्यादा नंबर में पाए जाते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस की अगर हम बात करें तो शेड्यूल 1 में रखे गए हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, एंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हैं IUCN की रेड लिस्ट में, और साइड कन्वेंशन अपेंडिक्स 1 में इनको रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो कि है वाफ बोट्स इन जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले तो वाफ क्या होता है इसको समझिए। देखिए क्या होता है, इस्लाम में बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको डोनेट कर दिया जाता है, किसके लिए, फॉर रिलीजियस पर्पस के लिए, ठीक है। तो उनको बोला जाता है वाफ। अब इन वाफ्स को कंट्रोल करने के लिए, इनको रेगुलेट करने के लिए बोर्ड सेटअप किए जाते हैं हर स्टेट में। तो रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में वाफ बोर्ड को स्टैब्लिश किया जाना है, ठीक है। अभी रिसेंट कंटेस्ट क्या है कि बहुत सारी थाउजेंड्स ऑफ एकड़ की जो प्रॉपर्टी है वो वाफ बोर्ड के पास है, कहां पर, जम्मू एंड कश्मीर में। गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहां पर सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज को प्रमोट किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है यहां पर इन चीज़ों के लिए बनाया जाए। उसके लिए क्या किया जाएगा, वाफ प्रॉपर्टीज को अंडर लेके आया जाएगा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के, ठीक है। इस जन विकास कार्यक्रम के तहत यहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा फॉर सोशो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल एक्टिविटीज। इस जन विकास कार्यक्रम के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो इसका मेन जो मोटिव है वो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए काम करना, ठीक है ना। एजुकेशन में उनको इंप्रूव करना, हेल्थ स्किल डेवलपमेंट करना। माइनॉरिटीज कम्युनिटीज में बाकी सारी कम्युनिटीज आ सकती हैं, ठीक है ना, कोई भी मुस्लिम, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम तो भूल गया, और भी हैं, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सारी जो है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं वो इसके अंदर आ जाती हैं। उसके बाद पहले क्या हुआ करता था, एक और स्कीम चला करती थी, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम।
इस प्रोग्राम को ही रीनेम करा गया है, इसका नाम चेंज करके प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम रखा गया है। कब से इंप्लीमेंट हो रही है ये? तो 2018 से ये इंप्लीमेंटेशन में आई हुई है। इसके बाद सेंट्रल वक्फ काउंसिल भी होती है, ठीक है ना। इसके बारे में भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी है। किसके अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। स्टैच्यूटरी बॉडी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका काम क्या होता है? एडवाइस करने का, ठीक है ना। एक एडवाइजरी बॉडी है। क्या काम करती है? तो सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, बाफ बोर्ड से रिलेटेड, कंसर्न से रिलेटेड, वर्किंग से रिलेटेड, ये सारे इसके काम होते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हर एक बाफ बोर्ड होता है, यानी कि हर एक स्टेट में क्या होता है, एक बाफ बोर्ड को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। उसका एक चेयरपर्सन होता है। 1 or 2 nominee from the state government, Muslim legislator and parliamentarian, Muslim members of State Bar Council, recognized scholars of Islamic theology and मुटावलीज, ठीक है ना। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति जो है उसको चेयरमैन बनाया जा सकता है इस बोर्ड का। तो गाइस, ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको डिस्कशन पसंद आया है। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ गुड डे।